हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बायोमेडिकल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग जो बायोमेडिकल जेनेटिक्स है उसमें जो यूज होने वाली वेरियस टाइप की टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो टेक्निक्स यूज होती हैं बायोमेडिकल जेनेटिक्स में, इनको हम बोलते हैं बायोमेट्रिकल टेक्निक्स। इनको हम बोलते हैं बायोमेट्रिकल टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसी टेक्निक्स जो कि वेरिएबिलिटी की असेसमेंट के लिए यूज होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे वेरिएबिलिटी क्या होती है, और फिर हम समझेंगे वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो एक ही डिसेंट से, वंशक्रम से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन आर द डिफरेंसेज अमंग द इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू अ डिसेंट। ठीक है, अच्छा, जो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इनकी जो वेरी करने की टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू वेरी फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी। वेरी करने की एबिलिटी, वेरिएबिलिटी। ठीक है, इस वेरिएबिलिटी के मेजर के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस को। तो वेरिएंस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वेरिएबिलिटी के मेजर के लिए हम रेंज को यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर सकते हैं, वेरिएंस को यूज कर सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को यूज कर सकते हैं, डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, और मेट्रोग्लिफ एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक किसके लिए यूज होती हैं, वेरिएबिलिटी के असेसमेंट के लिए, जिसमें से रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू से आप लोवेस्ट वैल्यू को घटा देंगे तो रेंज निकल करके आ जाएगी। जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस तो हमने आपको बता ही दिया, वेरिएबिलिटी के असेसमेंट के लिए वेरिएंस का यूज करते हैं। तो वेरिएंस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। और वेरिएंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीवी। डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसको पीसी महालनोबिस ने दिया था। ये डाइवर्सिटी के असेसमेंट के लिए यूज होती है। इसको हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, मेट्रोग्लिफ एनालिसिस। मेट्रोग्लिफ एनालिसिस जो है, ये सेमी ग्राफिकल अप्रोच है। ये भी वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी के असेसमेंट के लिए यूज होती है। इसको एंडरसन ने दिया था। इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इलाइट जीनोटाइप्स के सिलेक्शन के लिए जो बायोमेडिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, उनमें कोरिलेशन है, पाथ कोएफिशिएंट है, और डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस है। कोरिलेशन, पाथ और डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। कोरिलेशन क्या होता है कि जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं, जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। जैसे कि अगर किसी प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो यील्ड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, पॉट्स पर प्लांट, टिलर पर प्लांट, स्पाइकलेट पर टिलर। तो ये यील्ड जो है ये इन सारे कैरेक्टर्स पे डिपेंड है। अब हम देखते हैं कि क्या टिलर बढ़ रही है तो यील्ड बढ़ रही है या घट रही है। तो ये एक एसोसिएशन होता है। ये एक एसोसिएशन होता है। ये पॉजिटिव एसोसिएशन भी हो सकता है और निगेटिव एसोसिएशन भी हो सकता है। तो उस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। अच्छा, पाथ कोएफिशिएंट क्या है। पाथ कोएफिशिएंट जो होता है, ये कोरिलेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट में तोड़ देता है। कोरिलेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट में तोड़ देता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि यील्ड है। यील्ड जो है ये डिपेंड है किस पे, नंबर ऑफ ब्रांचेज पर प्लांट, नंबर ऑफ ब्रांचेज पर प्लांट, नंबर ऑफ पॉट्स पर प्लांट। ठीक है, इन पे डिपेंड है।
अब ये जो पाथ कोएफिशिएंट है ये बताता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज पर प्लांट्स का ये जो एसोसिएशन है इसके साथ, वो इसके डायरेक्ट इफेक्ट के वजह से है या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से है। मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेज पर प्लांट यील्ड को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं या किसी दूसरे कैरेक्टर के थ्रू अफेक्ट कर रही हैं। तो पाथ कोएफिशिएंट बताता है कि ये जो कोरिलेशन है ये किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से है या इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से है। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इसको स्मिथ ने दिया था, कोरिलेशन को फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। कोरिलेशन जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो आर ए फिशर ने दिया था। इसी तरीके से पाथ कोएफिशिएंट जो है ये सिवाल राइट ने 1921 में दिया था। इसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस जो है ये स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसको स्मिथ ने दिया था। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस में करते क्या है कि हम सुपीरियर जीनोटाइप्स को इंफीरियर जीनोटाइप्स से अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम सिलेक्शन इंडेक्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन इंडेक्स बनाते हैं। वेरियस कैरेक्टर्स जो कि फेवरेबल कैरेक्टर्स हैं, वेरियस कैरेक्टर्स का जो है हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जो कैरेक्टर्स यील्ड को प्रभावित करते हैं उनका हम एक इंडेक्स बनाते हैं और उस सिलेक्शन इंडेक्स के आधार पे हम सुपीरियर जीनोटाइप्स को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं किससे, इंफीरियर जीनोटाइप्स को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। इनको सबको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हमारा मेन पर्पस ये है कि ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनके आधार पे कौन कौन सी बायोमेट्रिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, इनको हम सब अभी समझ रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ इलाइड जीनोटाइप्स के लिए कोरिलेशन, पाथ, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस ये यूज होते हैं। इलाइड जीनोटाइप का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग जीनोटाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है चॉइस ऑफ पेरेंट्स एंड ब्रीडिंग प्रोसीजर। पेरेंट्स और ब्रीडिंग प्रोसीजर के सिलेक्शन के लिए डाई एलील, पार्शियल डाइलिल, लाइन इनटू टेस्टर, ट्राई एलील और क्वाड्री एलील एनालिसिस जो है यूज होते हैं। ठीक है, इन सारी टेक्निक में हम जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास जीनोटाइप्स हैं, उनको डिफिनिट फैशन में हम क्रॉस बनाते हैं। उनको हम डिफिनिट फैशन में क्रॉस बनाते हैं जिनसे हमको बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती हैं। उसी के आधार पे हम बताते हैं कि कौन से पेरेंट्स सुपीरियर हैं और जो हमारे पास मटेरियल है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर अप्लाई करें, हम सिलेक्शन करें या हम हेटेरोसिस ब्रीडिंग की तरफ मूव करें। एक्चुअली ये जो टेक्निक्स हैं ये हमको वेरिएंस के बारे में बताती हैं। ये हमको वेरिएंस के बारे में बताती हैं कि एडिटिव वेरिएंस है या डोमिनेंस वेरिएंस है या एपिस्टैटिक वेरिएंस है। ठीक है, और हमको ये कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में भी बताती हैं। ये हमको कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में भी बताती हैं। जैसे कि हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं, P1, P2, P3 और P4। हमारे पास 4 पेरेंट्स हैं, P1, P2, P3 और P4। तो अगर हम इसका क्रॉस इससे कराएं P2 से और ये F1 आ गया, देन इसी P1 का क्रॉस हम जो है P3 से कराएं, ये भी F1 आ गया। इसी P1 का हम क्रॉस P4 से कराएं, F1 आ गया। अगर ये P1 सभी के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेता है, सभी के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेता है और सभी के साथ जो इसका F1 आ रहा है वो अच्छा होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि P1 जो है ये जनरल कंबाइनर है। क्या है? जनरल कंबाइनर है। P1 जो है ये जनरल कंबाइनर है, जनरल कंबाइनर है। अगर यही P1 केवल P2 के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस देता, अदर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस ना देता, तो हम इसको कहते हैं ये स्पेसिफिक कंबाइनर है। क्या है? स्पेसिफिक कंबाइनर है। किसके साथ में? P2 के साथ में। तो इस प्रकार से हम हेटेरोसिस के लिए, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के लिए
हम P1 और P2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। P1 और P2 को सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई P1 और P2 का जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको एक अच्छा हाइब्रिड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं ये हमको पेरेंट्स के सिलेक्शन में मदद करती हैं, पेरेंट्स के सिलेक्शन में मदद करती हैं। हम जनरल कंबाइनर सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल कंबाइनर अगर हमको मिल गया तो हम सिंथेटिक कंपोजिट वैरायटी बना सकते हैं। अगर स्पेसिफिक कंबाइनर मिलता है तो हम सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पेरेंट्स के सिलेक्शन में मदद करती हैं। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन हम बताएं आपको कि ये वेरिएंस के बारे में बताती हैं। अगर एडिटिव वेरिएंस है, अगर एडिटिव वेरिएंस है तो हम कहते हैं कि भाई सिलेक्शन किया जाए। अगर एडिटिव वेरिएंस है तो हम कहते हैं कि सिलेक्शन किया जाए, वो इफेक्टिव होगा। अगर डोमिनेंस वेरिएंस है तो हम कहते हैं कि हेटेरोसिस ब्रीडिंग की तरफ मूव किया जाए, हेटेरोसिस ब्रीडिंग की तरफ मूव किया जाए तो वो बेटर रहेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है वो एपिस्टैटिक वेरिएंस की मिलती है। एपिस्टैटिक वेरिएंस, इसमें जो है 3 प्रकार का एपिस्टैटिक हो सकता है, एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। तो जो एडिटिव इंटू एडिटिव है ये भी जो है हमको सिलेक्शन की तरफ मूव करने के लिए बोलता है कि भाई आप सिलेक्शन करिए, क्योंकि एडिटिव इंटू एडिटिव टाइप का जो जीन एक्शन है, एपिस्टैसिस है, ये जो है फिक्सेबल नेचर का होता है। इसके बेसिस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस ये नॉन फिक्सेबल होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। हम इनके बेसिस पे क्या कहेंगे कि भाई आप हेटेरोसिस ब्रीडिंग करिए, आप हेटेरोसिस ब्रीडिंग करिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक तो पेरेंट्स के सिलेक्शन में ये टेक्निक्स यूजफुल हैं और दूसरा ब्रीडिंग प्रोसीजर के सिलेक्शन के लिए ये यूजफुल हैं। अच्छा, ये जो डाई एलील है, पार्शियल डाई एलील है, लाइन टू टेस्टर है, इनमें हमको केवल एडिटिव और डोमिनेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि ये जो ट्राई एलील और क्वाड्री एलील हैं इसमें हमको एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टैसिस तीनों की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इनको हम डिटेल से समझेंगे, अभी हम केवल आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये है चॉइस ऑफ ब्रीडिंग प्रोसीजर के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं। चॉइस ऑफ ब्रीडिंग प्रोसीजर के लिए जनरेशन एनालिसिस, बाइपेरेंटल क्रॉस एनालिसिस और ट्रिपल टेस्ट क्रॉस एनालिसिस यूज होती हैं। ये टेक्निक जो यूज होती हैं ये केवल ब्रीडिंग प्रोसीजर के सिलेक्शन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, ब्रीडिंग प्रोसीजर केवल ब्रीडिंग प्रोसीजर के लिए सिलेक्शन के लिए क्यों यूज होती हैं? क्योंकि ये जो टेक्निक है ये हमको कंबाइनिंग एबिलिटी का नॉलेज नहीं देती, ये हमको केवल वेरिएंस के बारे में बताती हैं, केवल हमको वेरिएंस के बारे में बताती हैं कि पर्टिकुलर जो जीनोटाइप है, पर्टिकुलर जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एडिटिव वेरिएंस है या डोमिनेंस वेरिएंस है या फिर एपिस्टैसिस वेरिएंस है। अगर एडिटिव वेरिएंस है तो हम कहते हैं भाई सिलेक्शन करिए, हम कहते हैं सिलेक्शन करिए। अगर डोमिनेंस वेरिएंस है तो हम कहते हैं हेटेरोसिस ब्रीडिंग की तरफ मूव करिए। और अगर एपिस्टैसिस में एडिटिव इंटू एडिटिव है तब भी हम कहते हैं सिलेक्शन करिए। और एपिस्टैसिस में अगर एडिटिव इंटू डोमिनेंस है और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस है तब हम कहते हैं क्या करिए, हेटेरोसिस ब्रीडिंग की तरफ मूव करिए। तो हमको ये केवल जो है ब्रीडिंग प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, इनमें से जो बाइपेरेंटल क्रॉस एनालिसिस है ये हमको केवल एडिटिव और डोमिनेंस वेरिएंस के बारे में जानकारी देती है, हमको एपिस्टैसिस वेरिएंस के बारे में जानकारी नहीं देती है। एडेप्टेशन क्या होता है कि जब आप किसी न्यू इन्वायरमेंट्स में जाते हैं या कोई पौधा न्यू इन्वायरमेंट्स में जाता है तो उसके अंदर कुछ फंक्शनल या स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जिसके वजह से वो उस न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। वो जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेज हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन।
अच्छा, ये जो चेंजेज हो रहे हैं, इसकी एबिलिटी, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो अपने अंदर न्यू इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी, इस एडेप्टेबिलिटी के आधार पे ही जो जीनोटाइप्स है वो स्टेबल या अनस्टेबल होती है। अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी है तो वो स्टेबल परफॉर्मेंस देगी, तो वो स्टेबल परफॉर्मेंस देगी ओवर ए वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। जब कोई जीनोटाइप्स बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में स्टेबल परफॉर्मेंस देती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के एनालिसिस के लिए फिनले एंड विल्किंसन ने 1963 में मॉडल दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके इवरहर्ट एंड रुसेल ने एक मॉडल दिया 1966 में। उसके बाद परकिंस एंड जिंक्स ने मॉडल दिया, और फिर उसके बाद फ्रीमान एंड परकिंस ने मॉडल दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेरियस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सी ब्रीडिंग प्रोसीजर जो है या ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं यूज होती हैं। इनको सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।